अरे वाह माँ, ये झुमके तो बहुत सुंदर हैं, कब खरीदे? रज्जो ने अपनी माँ परबा के कानों में झूलते झुमकों को देखकर पूछा। वो पिछले महीने हमारी शादी की सालगिरह थी ना, तभी अपर्णा बहू मुझे यह झुमके और तुम्हारे पापा को घड़ी लेकर दी थी। पता नहीं कब वह यह सब खरीद लाई, परबा ने कहा। अपनी आंखें बड़ी कर रज्जो बोली, भाभी ने? क्या बात है? फिर आ बढ़ते हुए कहने लगी, मुझे तो कभी इस तरह से कुछ नहीं दिया उन्होंने। हाँ भाई, सास ससुर को मक्खन लगाया जा रहा है, लगाओ लगाओ खूब मक्खन लगाओ। लेकिन उसका ध्यान तो उन झुमकों पर ही अटका हुआ था। कहने लगी, जिसने भी दिया हो माँ, पर मेरा दिल तो इन झुमकों पर आ गया है। हाँ तो ले लो ना बेटा, इसमें क्या है? कहकर परबा ने तुरंत झुमके उतार कर अपनी बेटी रज्जो को दे दिए। लेकिन उसने एक बार भी यह नहीं सोचा कि अपर्णा को कैसा लगेगा जब वह जानेगी कि उसके दिए झुमके उसकी सास ने अपनी बेटी को दे दिए। परबा के देने भर की देर थी कि रज्जो ने झट से झुमके अपने कानों में डाल लिए। फिर बनावटी सा मुंह बनाकर कहने लगी, मन नहीं है तो ले लो माँ, नहीं तो फिर मेरे पीठ पीछे घर वाले, खासकर पापा कहेंगे। जब आती है रज्जो, कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाती है। कैसी बातें करती हो बेटा, कोई कुछ नहीं कहेगा। और क्या तुम्हारा हक नहीं है इस घर पर? तुम्हें पसंद है तो रख लो न, इसमें क्या है? तुम पहनो या मैं, बात बराबर है। सच में माँ? ओ माँ, आप कितनी अच्छी हो, कहकर रज्जो अपनी माँ के गले में झूल गई। हमेशा से तो वह यही करती आई है, जो पसंद आया उसे रख लिया। यह भी नहीं सोचा कि वह चीज़ किसके लिए कितना मायने रखती है, कितने प्यार से और किस तरह से पैसे जोड़कर अपर्णा ने अपनी सास के लिए वे झुमके खरीदे थे। पर परबा ने बिना सोचे समझे झुमके अपनी बेटी को दे दिए। कह तो सकती थी न कि ये झुमके तुम्हारी भाभी ने बड़े शौक से मुझे खरीद कर दिए हैं, इसलिए मैं तुम्हें दूसरा बनवा कर दे दूंगी। पर नहीं, कभी उसने बेटी के आगे बहू की भावना को समझा है जो अब समझेगी। माँ देखो तो मेरे ऊपर ये झुमके कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना? बोलो ना माँ। आईने में खुद को निहारते हुए रज्जो कहने लगी, वैसे माँ आपसे एक शिकायत है। अब किस बात की शिकायत है? परबा ने पूछा। मुझे नहीं, बल्कि आपके जमाई को है। कह रहे थे आपने वादा किया था उनसे ब्रेसलेट देने का, जो अब तक नहीं दिया। अरे हाँ हाँ, याद आया, अपने दिमाग पर जोर डालते हुए परबा बोली। पर अभी पैसे की थोड़ी तंगी है बेटा, और तुझे तो पता ही है तेरे पापा को कितनी कम पेंशन मिलती है। घर तो अपर्णा बहू और मानो की कमाई से ही चलता है। अपनी मजबूरी बताते हुए परबा ने कहा, वो सब मुझे नहीं पता है माँ, वह आप जानो और आपके जमाई, बीच में मुझे मत घसीटो। झुमके अपने पर्स में सहेजते हुए रज्जो ने कहा और चलती बनी। बहू के दिए झुमके तुमने रज्जो को दे दिए? परबा के कान में वे झुमके न देखकर भर्त ने पूछा। उन्हें समझ में आ गया कि अभी रज्जो आई थी और वह झुमके लेकर चली गई। हाँ, उसे पसंद आ गया तो दे दिया, हकलाते हुए परबा ने कहा और वहाँ से जाने लगी, क्योंकि जानती थी कि अब भर्त चुप नहीं रहने वाले। क्या कहा तुमने? उसे पसंद आ गया? हमारे घर की ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसे पसंद नहीं आती है? बोलो। जब भी आती है कुछ न कुछ उठा कर ले ही जाती है। क्या जरा सी भी शर्म नहीं है उसे? उस दिन आई थी तो बहू का पर्स जो उसकी दोस्त ने उसे दिया था वह उठा कर ले गई। कोई कुछ नहीं कहता, इसका मतलब यह नहीं कि वह अपनी मनमर्जी करेगी। गुस्से से आग बबूला होते हुए भर्त ने कहा। अपने पति की बातों पर तिलमिला उठी परबा बोली, ऐसा कौन सा जायदाद उठा कर ले गई वह, जो तुम इतना सुना रहे हो? अरे एक जोड़ी झुमके ही तो ले गई, वह भी तुमसे सहन नहीं हुआ। जाने क्यों रज्जो हमेशा तुम्हारी आंखों में खटकती रहती है। लेकिन आज भर्त का गुस्सा सातवें आसमान पर था, इसलिए कहने लगे, किसने मना किया है तुम्हें जायदाद देने से? दे दो ना जो देना है, लेकिन किसी के प्यार से दिया हुआ उपहार यूं ही किसी और को देना, क्या यह सही है? अगर बहू ऐसा करती तो तुम्हें कैसा लगता? कितने अरमानों से वह तुम्हारे लिए झुमके खरीद कर लाई थी और तुमने एक मिनट भी नहीं लगाया उसे किसी और को देने में। ये किसी और क्या लगा रखा है? अरे बेटी है वह हमारी, और मैंने अपनी बेटी को दिया है जो दिया है, समझे? बड़े आए बहू के चमचे। मुंह बिचकाते हुए परबा बोली, अरे तुम्हारी बेटी तुम्हारी ममता का फायदा उठा रही है।
और कुछ नहीं। किस बात की कमी है उसे? हमारे बेटे बहू से ज़्यादा कमाते हैं वो दोनों पति पत्नी। फिर भी कभी हुआ उसे कि अपने माँ बाप के लिए 2 रुपये का भी उपहार लेकर आए? कभी नहीं। हमारी छोड़ो, क्या कभी उसने अपनी भतीजी को एक खिलौना भी खरीद कर दिया है आज तक? नहीं। बस लेना जानती है। क्या मेरी आंखें नहीं हैं? देखता हूँ मैं तुम बहू बेटी में कितना फ़र्क करती हो। बहू का प्यार तुम्हें डकोसला लगता है और बेटी का डकोसला प्यार। ऐसे घूरो मत मुझे, पता चल जाएगा तुम्हें भी एक दिन। देखना कैसे बाप हो तुम सच में, जो एक बेटी के सुख पर भी नज़र लगाते रहते हो। पता नहीं क्या बिगाड़ा है रज्जो ने तुम्हारा, जो हमेशा वह तुम्हारी आंखों की किरकिरी बनी रहती है। अपनी आंखें लाल करते हुए परबा बोली, ओ कमाकल औरत, रज्जो मेरी आंखों की किरकिरी नहीं बनी है, बल्कि अपर्णा बहू तुम्हें फूटी आंख नहीं सुआती है। पूरे दिन घर में बैठी आराम फरमाती रहती हो, हुक्म चलाती रहती हो। कभी यह नहीं होता कि बहू के कामों में थोड़ा हाथ बटा दो। और तुम्हारी बेटी, वह तो यहाँ आकर अपना हाथ पैर हिलाना भी भूल जाती है। क्या नहीं करती है बहू इस घर के लिए? बाहर जाकर कमाती भी है और अच्छे से घर भी संभाल रही है, फिर भी तुम्हें उससे कोई ना कोई शिकायत रहती ही है। जाने क्यों तुम बहू बेटी में इतना भेदभाव करती हो। कमा कर लाती है, घर संभालती है, तो कौन सा एहसान कर रही है हम पर? घर उसका है तो संभालना होगा। झुंझलाते हुए परबा बोली, अच्छा सिर्फ उसका घर है, तुम्हारा नहीं? बेटी जब भी आती है उसकी खातिरदारी में जुट जाती हो, पर कभी यह नहीं होता कि ऑफिस से थकी हारी आई बहू को एक गिलास पानी ही पकड़ा दो। बस ताने मारना आता है तुम्हें। अरे बहू तो बहू, उसकी दोस्त को भी तुम देखना नहीं चाहती हो। जब भी आती है कुछ ना कुछ सुना ही देती हो। तुम्हें लगता है कि कहीं वह अपर्णा के कान ना भर दे तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी बेटी के खिलाफ, इसलिए उसे देखना नहीं चाहती हो। जाने दो, मैं भी किस पत्थर पर अपना सिर फोड़ रहा हूँ, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। कहकर भरत अपना पैर पटकते हुए वहाँ से चले गए और परबा बड़बड़ाती रही। सहन नहीं हुआ उसे कि भरत ने रज्जो के खिलाफ कुछ बोल दिया। लेकिन सही तो कह रहे थे भरत, अपर्णा क्या कुछ नहीं करती है इस घर के लिए? पर फिर भी परबा को उससे शिकायत ही रहती थी। नाते रिश्तेदार हों, आस पड़ोस, हर किसी से वह यही कहती फिरती थी, भाई अब बहू के राज में जी रहे हैं तो मुंह बंद करके ही जीना पड़ेगा ना, वरना जाने कब बहू बेटे हम बूढ़े बूढ़े को वृद्धाश्रम भेज दे। आजकल उल्टा जमाना है, अब बहू नहीं बल्कि सास को बहू से डर कर रहना पड़ता है। सुनकर कैसे अपर्णा अपना चेहरा नीचे कर लेती थी, पर अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलती थी। पर उसकी आंखों से बहते हुए आंसू उसके मन के दर्द को जरूर बयां कर देते थे। अपर्णा ने तो परबा को आते ही अपनी माँ मान लिया था, पर परबा ने तो आज तक उसे पराए घर की लड़की ही समझती रही। अपर्णा जो भी करती परबा के लिए वह उसे बनावटी ही लगता था। और रज्जो का एक बार सिर्फ यह पूछ लेना, माँ आपकी तबीयत तो ठीक है न? सुनकर परबा खुशी से फूल कर कुप्पा हो जाती। और अगर जमाई ने हालचाल पूछ लिया तो फिर परबा के पैर ही जमीन पर नहीं पड़ते थे। उस दिन सिर्फ इतना ही कहा था अपर्णा ने, माँ ज़्यादा चाय आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है, और वैसे भी डॉक्टर ने आपको चाय पीने से मना किया है। हॉर्लिक्स लाई हूँ, आप यह पी लीजिए। कहकर उसने गिलास परबा की ओर बढ़ाया ही था कि परबा ने गिलास उसके हाथों से झटक लिया और टेबल पर रखते हुए तमक कर बोली, तुम मुझे ज़्यादा डॉक्टरी का पाठ मत पढ़ाओ, समझी? जो मांगा है वही ला कर दो। फिर बुदबुदाते हुए कहने लगी, बड़े आई मुझे सिखाने वाली, अच्छे बनने का नाटक तो कोई इससे सीखे। अपर्णा की हर बात उसे नाटक और बनावटी ही लगती थी। मानो ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया हुआ था और अपर्णा भी अपने कजिन भाई की शादी में गई हुई थी। लेकिन मन ही मन अपर्णा यह सोचकर डर रही थी कि अकेले सास ससुर को छोड़कर जा रही हूँ, कहीं उनकी तबीयत खराब हो गई तो। यह सोचकर जाने से पहले उसने रज्जो को दोनों का ख्याल रखने और दिन में कम से कम एक बार उन्हें देख आने को कहा। जिस पर रज्जो ने आग उगलते हुए कहा, आप नहीं भी कहती ना भाभी, तो भी मैं अपने माँ बाप का ख्याल रखती। आपको क्या लगता है एक आप ही हैं इनका ख्याल रखने के लिए? अरे बेटी हूँ मैं इनकी, बहू नहीं, समझी?
रज्जो की बातों से अपर्णा बेहद आहत हुई मगर चुप रही। मगर अपर्णा के जाने के बाद वह एक बार भी अपने मायके नहीं आई, क्योंकि यहाँ उसे काम जो करना पड़ जाता। कभी कभार फ़ोन पर हालचाल जरूर पूछ लेती और साथ में यह बहाना भी बना देती कि वक्त नहीं मिलने के कारण वह उनसे मिलने नहीं आ पा रही है, पर वक्त मिलते ही जरूर आएगी। और प्रभा सोचती, बेटी को सच में उनसे मिलने का समय नहीं मिलता होगा, वरना वह आती जरूर। एक रात अचानक भरत की तबीयत बहुत बिगड़ गई। प्रभा इतनी घबरा गई कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने मानव को फ़ोन लगाया, पर उसका फ़ोन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा था। फिर उसने अपनी बेटी रज्जो को फ़ोन लगाया, लेकिन घंटी तो बज रही थी, पर कोई उठा नहीं रहा था। जमाई को भी फ़ोन लगाया, उसका भी वही हाल था। जितनी बार भी प्रभा ने रज्जो और उसके पति को फ़ोन लगाया, उन्होंने नहीं उठाया। शायद वो सो गए होंगे, इसलिए फ़ोन की आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं दे रही होगी। प्रभा के मन में यह ख्याल आया। फिर हार कर उसने अपर्णा को फ़ोन लगाया। इतनी रात गए प्रभा का फ़ोन आया देखकर अपर्णा घबरा उठी। प्रभा कुछ बोलती उससे पहले ही वह बोल पड़ी, माँ क्या हुआ, पापा ठीक है ना? लेकिन जब उसे प्रभा की सिसकियों की आवाज़ आई तो वह समझ गई कि कुछ बात जरूर है। घबरा कर वह बोली, माँ आप रो क्यों रही हैं? कहिए ना क्या हुआ माँ। लेकिन फिर अपने ससुर के बारे में सब जानकर वह कहने लगी, माँ आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा पापा को, मैं कुछ करती हूँ। उसने तुरंत अपनी दोस्त सोना को फ़ोन लगाया और सारी बातों से उसे अवगत कराते हुए कहा कि तुरंत वह पापा को अस्पताल में लेकर जाए। अपर्णा की जिस दोस्त को प्रभा देखना तक नहीं चाहती थी और उसे बंगालन बंगालन कहकर पुकारती थी, आज उसी की बदौलत भरत की जान बच पाई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। डॉक्टर का कहना था कि मेजर अटैक था, अगर और थोड़ी देर हो जाती मरीज को लाने में तो इन्हें बचाना मुश्किल हो जाता। तब तक अपर्णा और मानव भी अस्पताल पहुंच चुके थे। फिर कुछ देर बाद रज्जो भी अपने पति बेटे के साथ वहां आ गई। बेटे बहू को देखकर बिलक बिलक कर रो पड़ी प्रभा और कहने लगी, आज अगर सोना न होती तो शायद तुम्हारे पापा जिंदा न होते। अपर्णा के भी आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे लगा उसके ससुर को कुछ हो जाता तो वह खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। सास को अपने सीने से लगाकर ढाढ़स बंधाया कि अब सब ठीक हो जाएगा। अपनी दोस्त सोना को भी तहे दिल से धन्यवाद दिया कि उसकी वजह से उसके ससुर की जान बच पाई। इधर अपनी भाभी को माँ के करीब देखकर रज्जो भी मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहने लगी, माँ मैं तो मर ही जाती, अगर पापा को कुछ हो जाता तो। कितनी खराब हूँ मैं जो आपका कॉल नहीं देख पाई। वह तो सुबह आपकी मिस्ड कॉल देखकर वापस आपको फ़ोन लगाया तो पता चला, वरना यहाँ तो कोई कुछ बताता ही नहीं मुझे। अपर्णा की तरफ घूरते हुए रज्जो बोली। उसका इशारा उसकी ही तरफ था। चिढ़ हो रही थी उसे अपर्णा को माँ के करीब देखकर। फिर वह बोल रही थी कि तभी उसका 7 साल का बेटा अमोल बोल पड़ा, मम्मी आप झूठ क्यों बोल रही हो? नानी, मम्मी झूठ बोल रही है। जब आपका फ़ोन आया था हम टीवी पर फिल्म देख रहे थे। मम्मी यह कहकर फ़ोन नहीं उठा रही थी कि पता नहीं कौन मर गया, जो माँ इतनी रात को हमें परेशान कर रही है। पापा ने कहा भी उठा लो, हो सकता है कोई ज़रूरी बात हो, मगर फिर भी मम्मी ने आपका फ़ोन नहीं उठाया और फिल्म देखती रही। अमोल की बातें सुन सब हतप्रभ रह गई और रज्जो को तो काटो तो खून नहीं। प्रभा एकटक कभी अपने नातिन को देखती तो कभी अपनी बेटी को। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अमोल जो कह रहा है वह सही है। सच्चाई खुलते ही रज्जो की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे तो जैसे सदमा लग गया। अपने बेटे को एक थप्पड़ लगाते हुए वह बोली, पागल कहीं का, कुछ भी बकवास करता रहता है। फिर हकलाते हुए कहने लगी, अरे वो तो किसी और का फ़ोन आ रहा था माँ, और मैंने उसके लिए कहा था वो सबद। फिर दांत निपोरते हुए कहने लगी, देखो ना माँ, कुछ भी बोलता है, बच्चा है ना, इसलिए। प्रभा को अब भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने जो कुछ सुना है वह सही है। कहने लगी, इसका मतलब तुम उस वक्त जगी हुई थी और तुम्हारा फ़ोन भी तुम्हारे आसपास ही था। तुमने एक बार भी यह नहीं सोचा कि इतनी रात को तुम्हारी माँ किसी कारणवश ही तुम्हें फ़ोन कर रही होगी।
अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार और विश्वास का बेटा। आज मेरा सुहाग उजड़ गया होता अगर ये सोना न होती तो। जिस बहू के प्यार को मैं डकोसला और बनावटी समझती रही, आज पता चल गया कि वह असल में प्यार ही था। मैं तो आज भी इसी भरम में जीती रहती अगर तुम्हारा बेटा हमें सच्चाई न बताता तो। अपने हाथों से सोने का अंडा देने वाली मुर्गी निकलते देखकर कहने लगी रज्जो, नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। समझ रही थी बेटा, पर अब मेरी आंखों पर से पर्दा हट चुका है। सही कहते थे तुम्हारे पापा कि तुम मेरी ममता का सिर्फ फायदा उठा रही हो, कोई मोह नहीं है तुम्हारे दिल में मेरे लिए, कहकर परबा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और अपर्णा से बोली, चलो बहू, देखो तुम्हारे पापा को कुछ चाहिए तो नहीं। रज्जो माँ माँ करती रही, पर पलट कर भी एक बार भी परबा ने उसे फिर से नहीं देखा, क्योंकि मोह भंग हो चुका था उसका। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।